बच्चों आज अपने इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले दो लेक्चर में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज वाला लेक्चर होगा वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड होगा, बट आज जो अपने एग्जाम्पल करने वाले हैं वो थोड़े से अलग होंगे पहले दो लेक्चर में आपने जो पढ़ा है उससे। आज वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। ऐसा कुछ कि दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके पास अगर तीसरे चार्ज को रखा जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट आने वाले हैं उन दोनों चार्ज की वजह से। उन दोनों चार्ज की वजह से वो तीसरा चार्ज रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, वो एसएचएम करेगा या कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल में होगा या अनस्टेबल में होगा, उन सब बातों के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है बच्चे, एक और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दोनों मैग्नीट्यूड में एक जितने हैं। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये दोनों चार्ज है ना फिक्स्ड चार्ज है, मूव नहीं कर सकते, इनको फिक्स किया हुआ है। और ये इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इसके अलोंग आपको एक क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को ला के रखना है और ऐसी जगह ला के रखना है कि ये क्या रहे, रेस्ट में रहे। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टार्टिंग में अगर अपने सोचे थे कि इधर वाली साइड रखा जाए, इन दोनों के बीच में रखा जाए या इधर कहीं रखा जाए, कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ला के रखा इधर वाली साइड, ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग, इनके बीच में आपको सेपरेशन दिया हुआ था, कुछ डी सेपरेशन है। अब इस चार्ज को यहाँ पे ला के रखोगे ना बच्चे, इस क्यू चार्ज को ला के रखोगे तो इसके साथ देखो क्या सीन होने वाला है। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल करेगा और ये वाला चार्ज भी इसको इधर रिपल करेगा। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ही नहीं, भूल ही जाओ इधर वाली साइड के बारे में। तो अब इस चार्ज को इधर ला के रखो, इधर भी तो वैसा ही कुछ सीन है। ये वाला चार्ज इसको इधर वाली साइड रिपल करेगा और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, स्मॉल क्यू चार्ज को इधर रिपल करेगा। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता। बीच में कहीं ला के रखा, अब बीच में कहीं ला के रखोगे तो आप क्या सोचोगे कि एक ये वाला चार्ज है वो स्मॉल क्यू चार्ज को इधर रिपल करेगा और ये वाला चार्ज इधर वाली साइड रिपल करेगा। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला चार्ज क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब आप जो फॉर्मूला लगाओगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग देखोगे अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर वाली साइड लगेगा, एक फोर्स इधर वाली साइड लगेगा, ये वाला चार्ज इधर रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इधर रिपल करेगा। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग देखो अप्लाई करो तो क्या आ रहा है। यहाँ पे एक चार्ज कितने हैं बच्चे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इस वाले फोर्स की बात करूँ तो जो ये चार्ज फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स ऐसा कुछ होगा। और ये वाला जो फोर्स होगा अगर बिल्कुल मिड में रखा है तो क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन dy/2 होल स्क्वायर ऐसा कुछ। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, इक्विलिब्रियम होगा, एक फोर्स इधर वाली साइड है, एक फोर्स इधर वाली साइड है। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा इधर उधर रखते हो ना, कि इधर वाली साइड रखते हो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि फिर डी चेंज होगा, जो ये अलग अलग आ जाएगा, बीच में जो गैप होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हुआ कि दो कैपिटल क्यू चार्ज रखे हुए थे, वो दोनों चार्ज क्या थे बच्चे, फिक्स थे। अब तीसरा जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग ला के आपको ऐसी जगह रखना है कि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। आपने सबसे पहले इधर वाली साइड रखा, इधर वाली साइड रखा तो क्या हुआ कि दोनों चार्जों ने इधर इसको रिपल किया तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, उधर वाली साइड भी पॉसिबल नहीं है। अब बिल्कुल मिड में सोचें, अगर आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है ऐसा कुछ। क्यों, क्योंकि एक ये वाला जो चार्ज है इधर रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इधर रिपल करेगा, यानी एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है बीच में कि वहाँ पे क्या हो जाए, फोर्स इक्वल हो जाए दोनों साइड वाले, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स जहाँ पे इक्वल हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वैसा ही कुछ मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं मिड में रखूँ, अगर d/2 पे रखूँ तो एक फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स ऐसा आ रहा है। देखो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत आप इधर उधर रखोगे ना तो ये वाला फोर्स कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये वाला सेपरेशन चेंज हो जाएगा और वो भी चेंज हो जाएगा। उस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। अब और सोचते हैं थोड़ा सा। अब एक और बात सोचो बच्चे आप, कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता कि प्लस क्यू की जगह मैं माइनस क्यू चार्ज लेके आऊँ, माइनस क्यू चार्ज लेके आऊँगा तो क्या सीन होगा। देखिए एक क्यू चार्ज है और आप इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ला के रखना है और ऐसी जगह रखना है कि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इनके बीच में आपको सेपरेशन दिया हुआ है, कुछ स्मॉल डी सेपरेशन है। और थर्ड चार्ज है माइनस क्यू, इसको ला के रखना है। अगर आप यहाँ पे ला के रखोगे सबसे पहले इस क्यू चार्ज को, तो यहाँ पे ला के रखोगे तो बच्चे क्या होगा, इस माइनस क्यू चार्ज को
ये वाला चार्ज क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज, दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब इस चार्ज को लाके अगर आप यहाँ पे रखो कि -q चार्ज को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो भी क्या होगा बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट रहेगा, ये इधर मूव करने लग जाएगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता। बीच में कहीं रखोगे तो क्या होगा, इस चार्ज को ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यहाँ पे ला के रखो, बिल्कुल मिड में ला के रखो, तो ये वाला चार्ज है पॉजिटिव q चार्ज इस -q चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या होगा बच्चे, इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, क्योंकि एक फोर्स इधर वाली साइड है और दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स है वो इधर वाली साइड है, तो जहाँ पे फोर्स इक्वल हो जाएगा बिल्कुल मिड में रखोगे तो, क्योंकि d/2 पे क्या आने वाला है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो क्या होगा बच्चे, इक्विलिब्रियम होगा, और बिल्कुल बीच में ला के रख लो, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इन दोनों केस को आप, दोनों केस से ये सोच सकते हो आप थोड़ा सा कि अगर ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, जो फिक्स्ड चार्ज है यानी सेम नेचर के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो थर्ड चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको इन दोनों के मिड में कहीं पे क्या मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ बोला बच्चे कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज यानी दो चार्ज जो पहले से हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और जो मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूँ वो चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, इक्विलिब्रियम आपको बीच में कहीं मिलने वाला है, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड नहीं मिलेगा, दोनों चार्ज के मिड में कहीं पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आगे और देखो, और क्या सोच सकते हो आप, और सोचिए बच्चे ऐसा कुछ, अब मैंने क्या लिया कि एक -q चार्ज लिया, एक -16q चार्ज लिया, इनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ आपको कुछ d, और आपको ऐसा कुछ बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल q, उसको कहाँ पे ला के रखें, ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, कि ये वाला चार्ज क्या रहे, रेस्ट में रहे। अब मैंने सबसे पहले सोचा कि इधर कहीं रखता हूँ, सोचा कि इधर रखूंगा तो क्या सीन होगा। जैसे इधर रखोगे ना बच्चे, आप इस चार्ज को यहाँ पे रखोगे, ये वाला जो चार्ज जो गेस्ट चार्ज है जिसको पकड़ के लाया जा रहा है, तो दोनों चार्ज क्या करेंगे बच्चे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, साफ दिख रहा है। ऐसा ही कुछ इधर वाली साइड होगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको किसी x डिस्टेंस पे लाके ऐसा कुछ रखते हो, तो ये वाला चार्ज है बच्चे, ये वाला चार्ज जो -q चार्ज है इसको इधर अट्रैक्ट करने वाला है, और ये चार्ज इसको किधर वाली साइड अट्रैक्ट करने वाला है, इधर वाली साइड, यानी एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है। अब आपको थोड़ी सी उम्मीद जग रही है यहाँ पे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है तो मैंने ऐसा कुछ सोचा कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड फोर्स क्या इक्वल है, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, मैंने उस फोर्स के बारे में सोचा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चे वो क्या होगा, KQ स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, K कैपिटल Q ना होके इस बार यहाँ पे क्या है बच्चे 16q अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि x पे रखा है तो ये वाला गैप अब कितना बचा है बच्चे, इन दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है, d माइनस एक्स है, k से k मर गया, q से q मर गया, स्मॉल q से स्मॉल q मर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है बच्चे, d माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, ऐसा कुछ। स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आएगा, d माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x, और x यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, d/5, यानी कि मैं इस चार्ज से इधर d/5 पे स्मॉल q चार्ज को रखूंगा तो वो क्या रहने वाला है बच्चे, इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। अब एक और रिजल्ट निकालूंगा बच्चे मैं यहाँ से, ध्यान रखना एक बात, आप बिल्कुल सही रिजल्ट आने वाला है। मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला था कि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं, और जो मैं तीसरा चार्ज पकड़ के ला रहा हूँ
वो चार्ज पॉजिटिव है और इक्विलिब्रियम आया बीच में। यहाँ पे भी ये चार्ज और ये चार्ज जो पहले से फिक्स्ड चार्ज थे वो सेम नेचर के, और तीसरा चार्ज मैं पकड़ के ला रहा हूँ वो नेगेटिव है और इक्विलिब्रियम आया बीच में। यानी कि दो सेम नेचर के चार्ज रखे हुए, अब जो तीसरा चार्ज आप पकड़ के ला रहे हो उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपको इन दोनों के बीच में कहीं रखना होगा। देखो यहाँ पे भी तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे दोनों चार्ज क्या थे, सेम नेचर के चार्ज थे, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। वो बात अलग है कि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। अब तीसरा चार्ज है, मैं उसको पकड़ के ला रहा हूँ, उसको मैंने देखा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो उसमें भी ये रिजल्ट आ रहा है कि बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इन दोनों चार्ज के बीच में। और कहाँ पे, इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, dy/5 से। इधर वाली साइड से भी आप लिख सकते हो, इधर वाली साइड से कितना होगा, d-d/5। तो ऐसा कुछ बच्चे की दो सेम नेचर के चार्ज है और तीसरा चार्ज जो मैं पकड़ के ला रहा हूँ, अब दोनों सेम नेचर के हो सकता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दोनों नेगेटिव चार्ज हो, और जो तीसरा चार्ज मैं पकड़ के लेके आ रहा हूँ वो चार्ज भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनो, मैंने ऐसा बोला कि दो चार्ज है जो फिक्स्ड चार्ज थे वो चाहे पॉजिटिव है दोनों, चाहे वो दोनों नेगेटिव है, और जो मैं पकड़ के ला रहा हूं वो चार्ज भी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इक्विलिब्रियम आपको बीच में ही मिलने वाला है। फिर सुनो एक बार कि दोनों सेम नेचर के चार्ज जो फिक्स्ड चार्ज है और तीसरा चार्ज जो मैं पकड़ के ला रहा हूं वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको उन दोनों चार्ज के बीच में कहीं रखना पड़ेगा, ना ही आप इधर वाली साइड रख सकते हैं ना इधर वाली साइड। इधर वाली साइड और इधर वाली साइड रखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं बच्चे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आगे से आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ भाई सेम नेचर के चार्ज है, चाहे दोनों फिक्स्ड चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, और तीसरा चार्ज है वो भी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है तीसरे चार्ज को तो क्या होगा कि बीच में कहीं रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या है कि एक क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये 16 क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों फिक्स्ड चार्ज है बच्चे, और इनके बीच में आपको सेपरेशन दिया हुआ है कुछ d। और उसने अब ऐसा कुछ बोला कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको पकड़ के लाओ और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग ऐसी जगह रखो कि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इस बार जो मैंने चेंज किया है बच्चे वो इस तरह का चेंज किया है कि जो फिक्स्ड चार्ज थे ना दो, उनमें एक मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब इस चार्ज को बीच में कहीं ला के रखा सबसे पहले, तो जैसे आप बीच में रखोगे ना तो ये वाला चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या करने वाला है, इसको अट्रैक्ट करने वाला है, ये चार्ज क्या करने वाला है, रिपल करने वाला है। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। फिर सोचो कि इधर वाली साइड ला के रखा कहीं, इस क्यू चार्ज को इधर वाली साइड कहीं एक्स पे ला के रखा, तो अब क्या होगा बच्चे, इस केस में क्या होने वाला है, ये 16 क्यू चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इधर वाली साइड, और ये माइनस क्यू चार्ज क्या करने वाला है, इसको अट्रैक्ट करने वाला है। तो मैं फोर्स लिखता हूं, हाँ, कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्या पता इक्विलिब्रियम आ जाए, क्योंकि एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर वाली साइड है। अब वो फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में भी, तब इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे नहीं तो नहीं आएगा। तो इस 16 क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स आने वाला है वो फोर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चे क्या होगा कि 16 क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और उस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स देखो क्या आएगा, के क्यू डी प्लस एक्स, क्योंकि ये सेपरेशन अब कितना हो गया, डी प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, ये फोर्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। उसके रीजन सुनो क्या है, यहाँ पे x है ना और यहाँ पे क्या है, d प्लस एक्स, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है तो ये नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऊपर वाली साइड 16 क्यू है और यहाँ पे सिर्फ क्यू ही है, तो हमेशा ये वाला फोर्स वो डोमिनेट करने वाला है मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब उधर वाली साइड चलो कि अगर यहाँ पे लाके रखें तो क्या होगा, इस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाके रखा बच्चे आपने, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये 16 क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। अब इनके फोर्स के बारे में सोचते हैं कि इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है। देखो बच्चे कितना होगा फोर्स, कुछ एक्स सेपरेशन पे ला के रखा अपनों ने, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर,
और ये वाला जो फोर्स है वो 16Q चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लग रहा है, वो कितना होगा K 16Q स्मॉल q d प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है अगर मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, कम है, तो ये फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। और यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाली साइड 16 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, K कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल कर दो, इस फोर्स के इक्वल। तो यहाँ पे लिखिए K 16Q अपॉन D प्लस K से K मर गया, कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ पे क्या बचा D प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे बच्चे तो D प्लस एक्स 4x x इक्वल्स टू D बाय 3, ऐसा कुछ आंसर आएगा। यानी कि अब देखो एक और बात, एक और कंक्लूजन निकालते हैं अपने, कि दो चार्ज हैं जो फिक्स्ड चार्ज है वो अपोजिट नेचर के हैं, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, और तीसरा चार्ज अपने जो पकड़ के ला रहे हैं ना, उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम मिड में नहीं आएगा, इन दोनों कहीं पे साइड में आएगा, और साइड में यानी या तो इधर आएगा या इधर आएगा। इधर आएगा उसके लिए अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है ना वो छोटे वाले चार्ज की तरफ आएगा। दोबारा सुनो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तीसरे चार्ज को लाके रखना है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, और मिड में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इधर वाली साइड भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इधर वाली साइड इक्विलिब्रियम आया, तो आप अपने डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम आएगा ना वो छोटे वाले चार्ज के पास आएगा, छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। अब आपको यही ध्यान रखना है डायरेक्ट कि छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। प्रूव अपने कर चुके हैं कि क्यों आएगा, वो सारी बातें अपने देख चुके हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे सुनो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा सुनो, कि ऐसी कुछ सरफेस है, ये m मास रखा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसी सरफेस है, फ्लैट है बिल्कुल। अब इस वाले चार्ज को मैं थोड़ा सा मास, अभी चार्ज की बात नहीं हो रही, अभी मास की बात हो रही है, ऐसा कुछ सोचो। इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ना इधर और उधर, तो ये इस पोजीशन पे कभी नहीं आने वाला। इस वाले मास को थोड़ा सा इधर हिला के छोड़ दो, इस वाले मास को इधर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके छोड़ दो, तो क्या होगा, ये वाला मास इधर जाएगा वापिस यहाँ पे आ जाएगा। इसको इधर करोगे तो ये यहीं पे इधर डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। हुआ क्या कि इस पोजीशन पे मास को डिस्टर्ब किया तो वो वापिस यहीं पे कभी नहीं आने वाला, इधर गिर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस मास को इधर उधर डिस्टर्ब किया तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा। थोड़ा सा आप इधर इसको डिस्टर्ब करके छोड़ोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये वापस यहीं पे आने वाला है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम है ना बच्चे, वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये न्यूट्रल। तो अब अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। स्टेबल का मतलब कि अब जब चार्ज से डील करेंगे ना, तो चार्ज में ऐसा कुछ सोच लो कि चार्ज था इक्विलिब्रियम में था, और इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, पहले वाली पोजीशन पे आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नहीं आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो
ये दोनों फिक्स्ड चार्ज है बच्चे, ये और ये दोनों चार्ज के फिक्स्ड है। अब एक तीसरा चार्ज उसको मिड में रखा, यहां पे इक्विलिब्रियम अपने को पता है, ये प्रूव कर चुके हैं पहले। इनके बीच में सेपरेशन कुछ d था। अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर लेके आया, यहां पे कुछ x इधर लाया, पहले d/2 पे था, x इधर लेके आया, यहां पे ले आया, नई पोजीशन ये है। अब ये जो नई पोजीशन है ना, वहां पे देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे चार्ज को लेके इनके बीच में सेपरेशन चेंज हो गया, ये वाला चार्ज है वो इधर इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, और ये वाला चार्ज इसको इधर भगा रहा है। इधर वाली साइड जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा है, K कैपिटल Q स्मॉल q d/2 प्लस x होल स्क्वायर, और इधर वाली साइड जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से वो कैसा है बच्चे, K कैपिटल Q स्मॉल q d/2 माइनस x। अब दोनों फोर्स का कंपेयर करो ना, तो कौन सा फोर्स स्ट्रोंग है, ये क्वांटिटी कम है नीचे वाली, तो ये वाला फोर्स स्ट्रोंग है जो इधर धक्का दे रहा है। यानी कि ये वाला चार्ज इस स्मॉल q चार्ज को ऐसा कुछ बोल रहा है कि तू जहां से आया था ना वहीं पे चल। ये वाला चार्ज जो स्मॉल q चार्ज है वो वापिस कहां पे आएगा, इधर वाली साइड आएगा। तो अपने बोल सकते हैं कि जब मास को डिस्टर्ब किया था, इधर उधर डिस्टर्ब किया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ रहा था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो यहाँ भी बच्चे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आगे सोचो, एक और अरेंजमेंट बनाते हैं। अब बच्चे जो चार्ज था ना इक्विलिब्रियम में, मेरे को पता है कि बिल्कुल मिड में रखा हुआ है d/2 पे, ये दोनों फिक्स्ड चार्ज है। इस चार्ज को ऊपर की तरफ कुछ डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा यहां पे ले आए। जैसे ही आप यहां पे लाओगे ना, तो देखो नया सीन क्या बनेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर वाली साइड धक्का देगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स किधर लगेगा, ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग, और ये वाला इधर वाली साइड धक्का देगा। इनके कुछ कंपोनेंट आएंगे, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर इधर वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो एफ नेट आएगा ना बच्चे वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यानी इस वाले चार्ज को आपने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया ना, तो ये दोनों चार्ज उसको दूर ही भगाते जा रहे हैं, तो ये वापिस अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वहां पे नहीं आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और देखो और क्या अरेंजमेंट अपने यहां पे बना सकते हैं, देखते रहिए। अब ये वाला एग्जांपल है, इसमें देखो क्या डिफरेंस है कि इधर तो चार्ज वही है, कैपिटल Q, इनके बीच में सेपरेशन कुछ दिया हुआ, कुछ भी मान लो d/2d, और डिफरेंस पहले एग्जांपल के कंपेयर में ये है कि इस बार जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना बच्चे, वो क्या है, -q चार्ज है। ये दोनों फिक्स्ड चार्ज है, ये चार्ज और ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। अब ये वाला जो चार्ज है ना उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कुछ x यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे आ गया -q। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो देखो अब क्या होगा, ये वाला चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये कुछ फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो ये वाले कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये वाला जो चार्ज है जो आपने ऊपर डिस्प्लेस किया था -q चार्ज, ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। अब देखो एक और बात कि ये q चार्ज
ये क्यू चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन वही 2d। ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको कुछ इधर वाली साइड डिस्प्लेस किया x। इस बार आपने क्या किया है, लाइन के अलोंग, ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनको डिस्प्लेस किया है। अब यहां पे क्या होगा बच्चे, इस चार्ज पे जो स्मॉल क्यू चार्ज आप यहां पे ले आए डिस्प्लेस करके, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। दोनों इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन वाला। ये वाला फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले इसके बीच में कितना था सेपरेशन, d था, अब कितना हो गया बच्चे, d प्लस एक्स हो गया, और इधर कितना हो गया, d माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, k q d माइनस एक्स होल स्क्वेयर, और ये जो फोर्स होगा ये वाला फोर्स कितना होगा, k q कैपिटल Q अपॉन d प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब आप ध्यान से देखो ना, तो हुआ क्या, ये वाला फोर्स इंक्रीज हो गया, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स था वो इंक्रीज हो गया, और ये फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये चार्ज जो स्मॉल क्यू चार्ज है, माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, वो कंटिन्यूसली इधर मूव करता रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने वाला यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा बच्चे, वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है बच्चे वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुनिए। हुआ क्या कि ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज दोनों चार्ज क्या थे, फिक्स्ड चार्ज थे। माइनस क्यू चार्ज बीच में रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम में था। आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया x। अब जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर। तो ये वाले कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आएगा, और वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा है तो अपने क्या बोलेंगे कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही आपने इस माइनस स्मॉल क्यू चार्ज को इधर वाली साइड डिस्प्लेस किया, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स था वो डोमिनेट कर गया, इधर वाला फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये चार्ज इधर वाली साइड भागने लग जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, तो अपने क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक और बात करते हैं अपने, देखते रहो। क्यू इसके बीच में सेपरेशन कुछ गिवन था आपको 2d। इस क्यू माइनस क्यू जो चार्ज है उसका मास क्या, स्मॉल m मास है, इसको आपने डिस्प्लेस किया कुछ x, और ये गिवन है कि x है ना वो काफ़ी कम है, किसके कंपेयर में, 2d के कंपेयर में। यानी इन दोनों के बीच में सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इस डिस्प्लेसमेंट के कंपेयर में। और आपको ऐसा कुछ बोला गया, पूछा गया कि इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ कि ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आया, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आया। तो अब बाद में क्या होगा, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा ना, ये चार्ज कुछ इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। जैसे इधर आएगा ये वाला चार्ज, इस चार्ज पे वापस इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे, फिर ये चार्ज ऊपर जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अब आपको ये बोला गया कि अगर ये SHM करेगा, चेक करना है आपको कि SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। पहले तो ये चेक करना है कि SHM करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अपने जानते हैं बच्चे SHM के लिए कि SHM की कंडीशन क्या होती है। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से देखो, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्मॉल m मास है, एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है स्मॉल m मास से। इसको थोड़ा सा आपने जैसे ही डिस्प्लेस किया ना,
इधर वाली साइड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया इस ब्लॉक को, तो डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये स्प्रिंग किधर खींचेगा, इधर वाली साइड खींचेगा, क्योंकि स्प्रिंग में क्या है, कंप्रेशन है। फिर ये ब्लॉक इधर जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे आते आते क्या काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर स्प्रिंग इसको इधर धक्का देगा, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता था, SHM होता था, ये F इक्वल्स टू माइनस KX टाइप का फोर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपने इधर दिया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा इसलिए माइनस आया, तो F इक्वल्स टू माइनस KX टाइप का फोर्स होता है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे, SHM होता है। वैसा ही कुछ अपने यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे अपने फोर्स के बारे में सोचेंगे, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर वो F इक्वल्स टू माइनस KX टाइप का फोर्स हुआ तो यहाँ पे SHM होगा, और SHM होगा तो अपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में अपनों ने जब टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था तो टाइम पीरियड कितना आता था, T इक्वल्स टू 2π√m/k, ऐसा कुछ। तो वही अपने यहाँ पे सोचेंगे बच्चे कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, दोबारा मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ ये वाला, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज D, और इस चार्ज को आप कहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए माइनस Q चार्ज को। अब इसको इधर ले, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स को मैंने एक बार F बोल दिया। ये एंगल अगर थीटा है, आपने लेट कर लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब इस माइनस Q चार्ज पे इधर वाली साइड फोर्स F है, F का इधर जो कंपोनेंट होगा F कोस 90 माइनस थीटा, F साइन थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F कोस थीटा। ऐसे ही इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, 2F साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है, F कोस थीटा। F कोस थीटा से F कोस थीटा मर गया। जो नेट फोर्स आ रहा है, जो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, वो फोर्स कैसा है बच्चे, F नेट जो इस पे लग रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है -2F साइन थीटा। ऐसा कुछ माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इधर वाली साइड डिस्प्लेसमेंट x आपने पॉजिटिव लिया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, -2F साइन थीटा। अब मैं F भी लिख सकता हूँ KQ की टर्म्स में। F कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे देखो ये वाला सेपरेशन कितना है, D + x, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला कूलम्ब्स फोर्स का, F कितना है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² d² + x²। साइन थीटा भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये x है बच्चे, ये d है, इनके टर्म्स में लिख सकते हो। क्या आएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन √d² + x²। अब आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूँ, -2k कैपिटल Q स्मॉल q d² + x² इस पावर 3/2 x। और आपको एक और बात गिवन है, जो यहाँ पे आपको गिवन है वो क्या है कि x काफी कम है d के कंपेयर में, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो बच्चे, उसे नेगलेक्ट कर सकते हो। देखो F नेट क्या आएगा यहाँ पे, अगर x को नेगलेक्ट करते हो तो क्या आएगा, -2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन dq x। अब देखो ये जो फोर्स है ना, वो F नेट इक्वल्स टू -kx टाइप का फोर्स है, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या है बच्चे, k। ये k और कूलम्ब्स लॉ वाला k दोनों अलग अलग है। अब अपने टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा। देखो टाइम पीरियड क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2π√m/k। के आपने फाइंड कर लिया, k कितना है, 2 कैपिटल Q स्मॉल q dq। ऐसा कुछ टाइम पीरियड होगा बच्चे। दोबारा सुनो पूरा क्वेश्चन।
आपको क्या गिवन था? गिवन ये था कि ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दो चार्ज है, दोनों फिक्स्ड चार्ज है। ये चार्ज और ये चार्ज क्या है बच्चे? फिक्स्ड चार्ज है, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और एक जो माइनस क्यू चार्ज है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। आपको चेक करना था यहाँ पे एसएचएम होगा या नहीं होगा, और एसएचएम अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसका मास स्मॉल m दिया हुआ था आपको। आपने क्या किया बच्चे? इसको जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स कुछ F माना आपने, ये F माना, ये एंगल थीटा ले लिया, और F का कंपोनेंट एक इधर आया, एक इधर आया, इधर वाले कंपोनेंट ऐड हो गए। इधर वाली साइड जो फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स, वो कितना आ रहा है? 2f sin थीटा। माइनस इसलिए लगाया, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है तो उसमें माइनस इसलिए लगाया कि डिस्प्लेसमेंट आपने ऊपर दिया, जबकि फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ से आपने एफ नेट लिख लिया, एफ नेट लिख लिया। और आपको गिवन था कि डी के कंपेयर में जो भी डी या 2d, उसके कंपेयर में जो एक्स है वो काफ़ी कम है, तो एक्स को आपने क्या कर दिया बच्चे? नेगलेक्ट कर दिया। एक्स को नेगलेक्ट कर दिया तो फिर कंपेयर किया कि एस एच एम है तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टाइप का फोर्स होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ऐसा ही कुछ था। के की वैल्यू आपके पास आ गई तो वहां से आपने फॉर्मूला से टी इक्वल्स टू 2π√m/k से आपने क्या लिख दिया? यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दिया। और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एसएचएम के कि और डिस्प्लेसमेंट इधर उधर, तो आपको ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पे एसएचएम की कंडीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कूलम्ब्स लॉ पे अपने एग्जांपल्स कर चुके हैं काफ़ी सारे, बट बच्चे क्या है, कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ कहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अपने अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपने ध्यान से देखा हो तो अब तक अपनों ने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं कूलम्ब्स लॉ के, उनमें क्या था कि अपने जो चार्ज ले रहे थे ना, वो पॉइंट चार्ज था, बिल्कुल छोटा सा चार्ज था। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो क्या क्या सीन होने वाला है, कि कूलम्ब्स लॉ कैसे फेल हो जाएगा। आप ऐसे देखो कि दो स्पीयर है, इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, बड़े बड़े स्पीयर है, ठीक है, ये इनके सेंटर है C1 C2। अब जैसे इनको चार्ज देंगे ना, कंडक्टिंग स्पीयर है, चार्ज देंगे तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और रिपल करने से क्या होगा कि ये चार्ज है ना, इधर वाली साइड ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे चार्ज क्या होगा? इधर वाली साइड ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ होगा। यानी कि जो कुछ चार्ज है यहाँ पे रहेगा, थोड़ा बहुत चार्ज, ज़्यादा चार्ज किधर वाली साइड आ जाएगा? इधर वाली साइड आ जाएगा यहाँ से। अब मैंने ऐसा कुछ बोला कि इनके स्पीयर के सेंटर तो ये है, बट चार्ज का सेंटर देखा जाए, इफेक्टिव जो सेंटर देखा जाए, वो कुछ ऐसे हैं। इसको बोल दिया P2, इसको बोल दिया P1। ये R दोनों स्पीयर के सेंटर के बीच का सेपरेशन, और ये है R इफेक्टिव। जो R इफेक्टिव के है बच्चे, जो चार्ज है उनके अकॉर्डिंग अपने अगर सेंटर की बात करें तो देखो, चार्ज ज़्यादा चार्ज इधर वाली साइड चला गया तो सेंटर होगा, चार्ज का सेंटर वो क्या होगा? थोड़ा सा इधर वाली साइड शिफ्ट होगा। अब दोनों केस में अपने फोर्स लिखें, इस केस में फोर्स लिखें तो क्या आएगा बच्चे? K, अगर इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज क्या Q है, तो क्या होगा? KQ²/R²। ये फोर्स है F। बट एक्चुअल में अपने जब फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात करने जाएंगे कि एक्चुअल फोर्स कितना है, F एक्चुअल, वो क्या होगा बच्चे? KQ²/R इफेक्टिव स्क्वायर। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि R लेस देन R इफेक्टिव है, तो इस केस में जो एक्चुअल फोर्स है बच्चे, वो क्या होगा? कम होगा। देखो, दो बातें ये है कि जैसे ही चार्ज को पास लाके रखेंगे ना, एक स्पीयर के पास दूसरा स्पीयर लाके रखेंगे तो चार्ज रिपल करेंगे, और रिपल करने से क्या होगा कि चार्ज के सेंटर शिफ्ट होंगे थोड़े थोड़े। एक आर ये है जो दोनों स्पीयर के सेंटर के बीच का सेपरेशन है, और आर इफेक्टिव क्या है कि जो इफेक्टिव चार्ज है उनके जो सेंटर है उनके बीच का सेपरेशन। तो यहां से आपको दिख रहा है कि क्या है कि आर है वो कम है आर इफेक्टिव के कंपेयर में, तो आर इफेक्टिव ज़्यादा है
आर इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। कूलाम्ब्स लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कूलाम्ब्स लॉ कब वैलिड है, जब सिर्फ पॉइंट चार्ज हो। अब पॉइंट चार्ज होंगे तो सेंटर, उनका जो चार्ज का सेंटर है वो ही उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दोनों पॉइंट चार्ज के, तो आर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। इस केस में आर चेंज हो रहा है। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि वही दोनों स्फीयर थे, एक पॉजिटिव चार्ज था एक पे Q और दूसरे पे क्या था बच्चे, नेगेटिव चार्ज था, ऐसा कुछ। जैसे ही पास ला के रखोगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर वाली साइड शिफ्ट होंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा बच्चे, कुछ अट्रैक्शन होगा, तो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इस केस में जो आर इफेक्टिव होगा, आर इफेक्टिव ऐसा कुछ है, तो आर इफेक्टिव इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, आर के कंपेयर में आर इफेक्टिव क्या हो रहा है, आर इफेक्टिव कम हो रहा है आर के कंपेयर में। तो इस केस में भी जब आप फोर्स लिखने जाओगे, फोर्स क्या होगा बच्चे, एफ एक्चुअल क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर। तो इस केस में भी कूलाम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कूलाम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक और बात कि कूलाम्ब्स लॉ की और क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में सुनो। कूलाम्ब्स लॉ है ना सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, ये बातें अपने पहले कर चुके हैं, बट और सुन लो कि कूलाम्ब्स लॉ स्टैटिक चार्ज के लिए क्यों वैलिड है। कि दो चार्ज थे, ये चार्ज क्या रखा हुआ है Q1 और ये चार्ज क्या था Q2। अब ये चार्ज अगर मूव करने लग जाए, ये कुछ V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनके बीच में सेपरेशन, पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन है कुछ R। तो इस केस में जब आप फोर्स लिखने जाओगे ना बच्चे, F कूलाम्ब जो फोर्स होगा वो तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बट एक बात अपने पहले ही बोल चुके हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कि जब मूविंग चार्ज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो यहाँ पे जो रियलिटी में जो एफ एक्चुअल होगा ना बच्चे, एक्चुअल जो फोर्स आएगा वहाँ पे वो एफ कूलाम्ब वाला भी आएगा और एफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, दोनों फोर्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या है, कूलाम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। कूलाम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और कूलाम्ब्स लॉ सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है। ये दो कंडीशन है, चार्ज मूव किया या फिर चार्ज बढ़े हैं, जो अभी स्पीयर्स वाले एग्जांपल लिए थे वहाँ पे कूलाम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब कूलाम्ब्स लॉ की अपने वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। कूलाम्ब्स लॉ की बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, दो चार्ज, एक Q1 एक Q2, आर वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में 1 से 2 की तरफ। तो अब मैं फोर्स लिख रहा हूँ, Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से F21 ऐसा कुछ मैंने लिखा। अब मैं डायरेक्शन के साथ बात करना चाह रहा हूँ फोर्स की अच्छे से। तो अब देखो बच्चे, F21 है ना, वो क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 और R यूनिट वेक्टर किस लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि फोर्स इस चार्ज पे जो लग रहा है वो इधर है, F21 इस डायरेक्शन में है, अपनों ने डायरेक्शन के साथ लिखा। अब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को देखो कैसे लिखा जा सकता है, R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिखोगे तो K Q1 Q2 अपॉन RQ, ये आपने डायरेक्शन के साथ फोर्स लिखा प्रॉपर। तो ये वेक्टर फॉर्म है बच्चे कूलाम्ब्स लॉ की। और देखो अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन दी हो, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इसकी पोजीशन कुछ R1 है और इसकी पोजीशन आपको दी है R2 वेक्टर। अब यहां पे जब आप फोर्स लिखने जाओगे तो आप ऐसे सोचो कि ये R वेक्टर है, R वेक्टर आप लिख सकते हो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पे जब आप फोर्स लिखोगे F21 फोर्स ऑन ड्यू टू 1, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 यूनिट वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1, ऐसा कुछ। K Q1 Q2
यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है बच्चे वो क्या होगा, F21 इक्वल्स टू क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 ऐसा कुछ। तो ये वेक्टर फॉर्म है बच्चे कूलम्ब्स लॉ की। फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि Q1 Q2 दोनों की पोजीशन दी हुई थी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये ओरिजिन है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर ये इनकी पोजीशन थी। वेक्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये R जब अपने लिखेंगे R2 माइनस R1 R2 और R1 की टर्म में तो ऐसा कुछ आएगा। फिर मैंने यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन डिफाइन की और जो फोर्स आया वो कुछ ऐसा आया। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखने वाली है बच्चे, अगर यहाँ पे क्या होता ये नेगेटिव चार्ज होता तो F21 इस डायरेक्शन में कुछ होता। उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो Q1 Q2 है ना जो यहाँ पे रख रहे हो ना, Q1 और Q2 जो भी रख रहे हो वो आप साइन के साथ रखो इस फॉर्मूले में, विद साइन। तो साइन के साथ रखने से क्या होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, फोर्स इधर लगेगा वो अपने आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन के जो आपने पहले लिखी है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। दोबारा सुनो, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि Q1 और Q2 को आप क्या रखो, मैग्नीट्यूड के साथ रखो, क्योंकि अगर Q2 नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और Q2 आप यहाँ पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड माइनस लगाओगे जो नेगेटिव चार्ज है उसका, तो अपने आप फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, देखो एग्जांपल। आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जो 5 कूलम्ब है उसके जो कोऑर्डिनेट है, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जो 5 कूलम्ब और 10 कूलम्ब दो चार्जेज है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, 8i कैप 8j कैप, ये इसकी पोजीशन है। और जो 5 कूलम्ब चार्ज है वो 4i कैप 4j कैप ऐसा कुछ रखा हुआ है। ये इनकी पोजीशन है दोनों चार्ज की। और आपको ऐसा कुछ बोला गया कि 10 कूलम्ब चार्ज पे फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है कि जो 10 कूलम्ब चार्ज है उस पर फोर्स कितना लग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऐसा कुछ सोचिए बच्चे कि 8i और 8j, ये जो 10 कूलम्ब चार्ज होगा वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8i एंड 8j, x में 8 पे और y में भी 8 पे ऐसा कुछ। और जो 5 कूलम्ब चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 4i एंड 4j। तो जो यहाँ पे बच्चे जो इनको मिलाने वाला ये वाला वेक्टर होगा, r वेक्टर होगा, वो आप लिख सकते हो 8i माइनस 4j, कितना आएगा 4i प्लस 4j कैप, ऐसा कुछ होगा। R2 माइनस R1 के अकॉर्डिंग 8i माइनस 4i प्लस 8j माइनस 4j ऐसा कुछ। तो यहाँ पे R वेक्टर आपके पास आ गया, तो अब आप यहाँ पे फोर्स लिख सकते हो। फोर्स क्या आएगा बच्चे, F ऑन 10 कूलम्ब ड्यू टू 5 कूलम्ब, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑन 10 कूलम्ब ड्यू टू 5 कूलम्ब। तो क्या आएगा बच्चे K Q1, Q कितना है 10, Q2 कितना है 5, R वेक्टर अब ये R वेक्टर है, इसका आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा कुछ। तो ये बाहर आएगा तो क्या होगा
16 16 32 रूट 32। तो ये वेक्टर फॉर्म में अपनों ने फोर्स लिखा, 10 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था 5 कूलम चार्ज की वजह से। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे कूलम फोर्स पे। आपको ऐसा कुछ गिवन है कि ये क्यूब है, उसकी साइड क्या है 1 मीटर। आपको ऐसा कुछ गिवन है कि ये क्यूब है, उसकी जो सारी साइड है 1 मीटर की है। यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। या फिर ऐसे ले लो कि जो सारी साइड्स इसकी दी हुई है वो ए है, और आपको ऐसा कुछ बोला गया, नंबरिंग कर लेता हूं मैं कुछ। आपको एक क्यूब दिया हुआ है, देखो इसके सारे कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, सारे कॉर्नर्स पे क्या है क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसकी साइड दी हुई है आपको, साइड इसकी ए दी हुई है, ये भी है, ये भी है, सारी साइड्स ए है। और आपको ये बोला गया कि ये वाला जो चार्ज है ना यहाँ पे, इस पे एफ नेट कितना होगा। तो ये 3D में बच्चे, जैसे ही 3D आए आपके सामने तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा कि इनके कोऑर्डिनेट पहले ढूंढ लेता हूँ कि क्या क्या है। ये x, ये y और ये z एक्सिस। ये ओरिजिन पे रखा हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे? अब आपको 3D में सोचना है बच्चे ऐसा कुछ कि ऐसे क्यूब है, ओके। अब कोऑर्डिनेट मार्क करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाली साइड है ना, ऐसे चलते चलते ये वाला साइड, ये x एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो x एक्सिस पे है तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, क्योंकि साइड a है। y में कुछ है नहीं, z में कुछ है नहीं, तो क्या होगा a 0 एंड 0। अब इसके बारे में सोचो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसके कोऑर्डिनेट सिर्फ y एक्सिस के होंगे और कितना ऊपर है a,
तो x कोऑर्डिनेट 0, y a एंड z भी क्या हो गया इसका 0। इस वाले के बारे में सोचो बच्चे, ये चार्ज ये z एक्सिस ऐसे है 3D में आप सोचोगे ना तो ऐसा कुछ है यूं, ये x एक्सिस ये y और इधर वाली साइड z, तो ये चार्ज यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, x में 0, y में भी 0 और z में क्या है बच्चे a। और सोचो, और जो चार्ज रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाला जो चार्ज है ये चार्ज इसके कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x में भी है, y में भी है और z में भी है, a। इसके लिखो बच्चे ये xy प्लेन में है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, z में तो कुछ है ही नहीं xy प्लेन में, तो a एंड 0 ऐसा कुछ। और किसके कोऑर्डिनेट, इस वाले चार्ज के कोऑर्डिनेट लिखो, ये वाला चार्ज कहाँ है एक्स जेड प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a 0 a। और कौन सा चार्ज बच गया, ये वाला चार्ज बच गया, ये देखो बच्चे ये x एक्सिस ये y एक्सिस और इधर वाली साइड z, ऐसा कुछ, ये चार्ज यहाँ पे कहीं पे, तो x में तो 0 है, ये y और z दो कोऑर्डिनेट है इसके a और a। अब सब चार्ज अपनों ने सबका क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ वो चार्ज की ताकि सिंपल हो जाए आपको लिखना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8 नंबर चार्ज है ना उस पर अपने को फोर्स लिखना है, ऐसा कुछ, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1, ऐसा कुछ मैं लिखूंगा सबसे पहले। तो देखो बच्चे जो फोर्स आएंगे यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लिखना है, इस चार्ज की वजह से क्या लिखना है, इस 1 की वजह से 8 नंबर चार्ज पे आपको क्या लिखना है, फोर्स लिखना है। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे कि Q1 Q2 Q स्क्वायर R2 माइनस R1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चे, AI प्लस AJ प्लस AK, और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे देखो R2 माइनस R1 AI कैप AJ कैप AK कैप, और उसके जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के वो क्या 0। ऐसा कुछ अपॉन आर क्यू, आर देखो बच्चे कितने हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है √3 है क्यू, तो ऐसा कुछ यहाँ पे फोर्स आएगा। फिर अब मैं F फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 2 इसकी वजह से लिखूंगा, तो देखो बच्चे क्या फोर्स आने वाला है KQ स्क्वायर R2 माइनस R1, इस चार्ज की वजह से इसके कोऑर्डिनेट कितने बच्चे 0 A एंड 0, इसके कितने कोऑर्डिनेट A आई कैप माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आने वाला है A आई कैप A जे कैप माइनस A जे कैप, तो ये तो हो गया 0। अब ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो ऐसा कुछ सोचो कि ये ऐसे सरफेस है, एक चार्ज यहाँ पे था एक यहाँ पे था, इनके बीच में जो गैप है ना यहाँ पे वो कितना है √2 है, ये A, तो ये कितना होगा ये √2 है, तो √2A होल क्यूब। फिर लिखो फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 3 नंबर की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अब इसके बीच में जो सेपरेशन है बच्चे वो A है, और लिखिए फोर्स लिखिए KQ स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट AI AJ AK ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस करोगे इसमें से ये वाला पार्ट, तो क्या आएगा AI कैप, और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो A। आगे चलो, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 4 ऐसा कुछ, ये 4 नंबर चार्ज है उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, तो क्या आएगा KQ स्क्वायर
इसके कोऑर्डिनेट ए दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, √2a। ए के कैप माइनस ए के कैप, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया, आगे जो आएगा। फिर देखो फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 5 की वजह से यहाँ पे क्या फोर्स होगा, लिखिए बच्चे 5 की वजह से क्या फोर्स होगा, के क्यू स्क्वायर, ए इस कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो कौन सा बचेगा, ए जे कैप ऐसा कुछ, और इसके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, ए, तो ए क्यूब। फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 6, तो 6 की वजह से जो फोर्स आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, वो देखो 6 नंबर चार्ज कहाँ पे, ये रहा, के क्यू स्क्वायर ए आई कैप माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 0, ऐसा करके लिखोगे तो आप क्या आएगा, ए जे कैप प्लस ए के कैप अपॉन √2a। और कौन सा रह गया बच्चे, 7, चार्ज नंबर 7 की वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी लिख दो, तो फोर्स 8 ड्यू टू 7 क्या आएगा बच्चे, लिखो फोर्स यहाँ पे, ये 7 नंबर चार्ज है तो के क्यू स्क्वायर ए के अपॉन सेपरेशन कितना है बच्चे इसके बीच में, ए, तो ए क्यूब। तो अब जो नेट फोर्स आप लिखने जाओगे एफ नेट, इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा, ऐड कर दो, एफ ऑन 8 ड्यू टू 1 प्लस एफ ऑन 8 ड्यू टू 2 प्लस एफ ऑन फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 3, ऐसे सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ मैं एक बार, आपको क्या दिया हुआ था बच्चे, एक क्यूब दिया हुआ था, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए थे, चार्ज रखे हुए थे, क्यूब की साइड थी वो ए थी, और जो चार्ज रखे हुए थे वो क्यू चार्ज रखे हुए थे, और आपको बोला गया कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ना उस पे क्या निकालो, फोर्स निकालो। फिर मैंने नंबरिंग कर ली, ऐसा कुछ नंबरिंग कर ली, फिर 3D में है तो वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने जाएंगे, फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1 की इस चार्ज की वजह से फोर्स क्या होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स लिखा, इसके कोऑर्डिनेट है उसमें से ये कोऑर्डिनेट माइनस किए तो ऐसा कुछ आया। फिर फोर्स ऑन 8 ड्यू टू इस चार्ज की वजह से निकाला, तो यहाँ पे सारे फोर्स जो भी आए वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग सब क्या कर देंगे, एफ नेट के लिए लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आज के लेक्चर के लिए वैसे बच्चे इतना ही, जो भी डाउट हो वो आप पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, और एक आधी कोई बुक सोल्व करते रहिए या जो भी मटेरियल सोल्व कर रहे हो उसके जो डाउट है वो पूछते रहिए। आगे वाले लेक्चर में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।